नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और इसे करने वाला था लॉर्ड कर्जन। लेकिन बंगाल विभाजन एक बड़ी समस्या खड़ी करने वाला था, भारतीयों के लिए नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के लिए। एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि बंगाल विभाजन न केवल लॉर्ड कर्जन बल्कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अपने ही पैर में कुल्हाड़ी पटकना था, क्योंकि इन्होंने बंगाल विभाजन ये सोचकर किया कि हम प्रशासनिक आधार बताकर बंगाल को धार्मिक आधार पर बांट देंगे और फिर धीरे धीरे हम इनमें सांप्रदायिकता भरेंगे, मुस्लिमों को ज़्यादा बढ़ावा देंगे और फिर एक समय आएगा जब इनका स्वतंत्रता संग्राम निराधार हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उनकी दाल नहीं गली और उनका पासा पलट गया, क्योंकि यहाँ पर जो वो एक तीर से दो निशाने की बात कर रहे थे कि एक तो प्रशासनिक विभाजन और दूसरा धार्मिक विभाजन, यहाँ पर ये बात भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को समझ में आ चुकी थी और 1906 के अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम बंग भंग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, हम स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत करते हैं और इसके ज़रिए हम बंगाल विभाजन का विरोध करेंगे। और 1911 में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। तो आइए जानते हैं 1906 से 1911 तक का सफ़र कि कैसे बंगाल विभाजन को रद्द करने की मांग एक आंदोलन में बदली और सुरेंद्र नाथ बनर्जी से लोगों ने कहा बनर्जी झुकेगा नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है और हम पढ़ चुके हैं, स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में पारित किया गया था। इसके मुख्य कार्यक्रम निम्न प्रकार थे। अब इसने क्या क्या किया ये हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स में हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या था और इसके उद्देश्य क्या थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना इनका उद्देश्य था, स्वदेशी वस्तुओं का सेवन करना और यूरोपीय मिल मालिकों के विरुद्ध भारतीय मजदूरों को भड़काना, हड़ताल करना, शराब की दुकानों पर धरना देना, विदेशी शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों तथा प्रशासन का बहिष्कार करना, स्वदेशी शिक्षण संस्थान की स्थापना, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ना, स्वदेशी उद्योगों की स्थापना, गांव में ग्राम समितियों की स्थापना, धोबियों तथा नाइयों मोचियों का यूरोपियों का काम न करना, रसोइयों को विदेशियों का खाना न बनाना, स्वदेशी का व्रत लेना, स्वदेशी मेले का आयोजन करना। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन में जो क्रांतिकारी थे, उनका ये मानना था कि हम अंग्रेज़ों के किसी भी काम में अगर हम उनका साथ नहीं देंगे, एक प्रकार से असहयोग करेंगे और हम उनकी किसी भी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे और उन्हें भारत को उसके हिसाब से स्वराज देना होगा और भारत को छोड़कर जाना होगा। सीधी सी बात है, जब स्वदेशी की बात आती है, स्वदेशी आंदोलन की बात आती है, तो इसका मतलब है कि स्वदेशी वस्तुओं का अपनाना। जब हम स्वदेशी वस्तुओं को अपना रहे हैं पूर्ण रूप से, तो इसका एक पॉइंट यह निकलता है कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं। जब आप सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो आप प्राइवेट स्कूल में नहीं जा रहे हैं। जब आप सरकारी कंपनी में, सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं तो आप प्राइवेट कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। जब आपका मोची एक लोकल व्यक्ति है तो फिर आपका मोची एक ब्रांडेड कंपनी का व्यक्ति नहीं है। तो इसी बात को इन्होंने समझा और कहा कि भैया जो भी धोबी या फिर जो भी छोटे छोटे व्यक्ति हैं जो अंग्रेज़ों का काम करते हैं, उनके काम करना बंद कर दो। अपने बच्चों को सरकारी अंग्रेज़ों के स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दो, उन्हें निजी स्कूलों में, राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ाओ। इससे फ़ायदा ये होने वाला था कि अब राष्ट्रीयता की भावना इनमें प्रबल होने वाली थी। कांग्रेस के प्रस्ताव के आधार पर नेताओं ने स्वराज के संदेश को प्रसारित किया और आम जनता को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। जनता ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने में बल दिया। आंदोलनकारियों ने एक नया काम यह किया कि यूरोपीय मिल मालिकों के विरुद्ध भारतीय मजदूरों को भड़काया और यह एक बड़ी सफलता थी। जब सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया तो हड़तालें हुई, नगरपालिकाओं के कार्यालयों तथा थाने पर आक्रमण किए गए।
बंगाल माफ़ कीजिएगा बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी के द्वारा स्वदेशी का डटकर प्रचार प्रसार किया। आपको पता होगा कि पंजाब केसरी किसे कहते हैं, लाला लाजपत राय को। और यहाँ पर केसरी समाचार पत्र की बात हो रही है जिसके संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का डटकर प्रचार किया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और बम्बई में एक स्वदेशी वस्त्र प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। शराब की दुकानों में धरने दिए गए, मजदूरों ने हड़तालें की और एक प्रकार से पूरी तरह से माहौल अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। बंगाल में लॉर्ड कर्जन के विभाजन का विरोध करते हुए समाचार पत्रों ने जनता को विदेशी माल का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। यानी कि ये सीधे तौर पर कर्जन का विरोध नहीं कर रहे थे। ये चाहते तो कर्जन के ऑफिस के सामने जाकर खड़े हो जाते और बोलते कि भैया बंगाल विभाजन रद्द करो। ये चाहते तो तलवार लेकर चले जाते और अंग्रेजों को मार देते। लेकिन इससे क्या होता है, इससे जनहानि होती। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े लेवल पर आंदोलन कैसे खड़ा करते हैं और लोगों को अपने साथ कैसे एकजुट करते हैं, इनसे हम सीख सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि अगर हम उनका काम करना बंद कर देंगे तो इससे हमारा कुछ नहीं होगा, हमारे अपने लोग हमें काम देंगे, इससे हमारी आय बंद नहीं होगी। लेकिन उनके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां आ जाएंगी और फिर अंग्रेज़ों को झुकना पड़ेगा। यहाँ पर अश्विनी कुमार दत्त स्वदेश बांधव समिति ने देहात में 89 न्याय पंचायतें कायम की और उनके द्वारा 523 ग्राम विवादों को निपटाया गया। 1907 तक पूरे बंगाल में लगभग 1000 से ज़्यादा ग्राम समितियां थीं और इन समितियों का काम था कि ग्राम स्तर पर हम न्याय और ग्राम के विवादों को निपटाएं और फिर हम अंग्रेजी न्यायालयों और अंग्रेज सरकार के कार्यालयों के चक्कर काटने से बच जाएं। इस स्वदेशी आंदोलन में भद्र लोग अर्थात पत्रकारों, शिक्षकों तथा वकील आदि को की भी प्रमुख भूमिका रही और छात्रों का विशेष योगदान रहा। किंतु इस आंदोलन ने जनता के निम्न वर्गों को भी कुछ सीमा तक प्रभावित किया, क्योंकि जो छोटे निम्न वर्ग के लोग थे, जैसे धोबी हुए, मोची हुए, नाई हुए, लोहार हुए, सुनार हुए, इनके ऊपर प्रभाव पड़ा तो इन्होंने अंग्रेज़ों का काम करना बंद कर दिया, जिससे अंग्रेज़ों के मन में ये समस्या, ये डर पैदा हो गया कि अब हमारा क्या होगा। 1906 में कलकत्ता में एक स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन बाल गंगाधर तिलक ने किया। संपूर्ण बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की लहर पैदा हो गई। यहाँ पर स्वदेशी मेले का मतलब है कि जैसे आज हम बड़े मेले देखते हैं, इसी तरह के जहाँ पर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया जा सके। स्वदेशी आंदोलन का अन्य प्रांतों में भी प्रभाव रहा। उत्तर प्रदेश में स्वदेशी का हर जिले में प्रचार हुआ, सार्वजनिक सभाएं की गई और अनेक नगरों में स्वदेशी भंडार पंजाब में आर्य समाज ने स्वदेशी का प्रचार किया। पंजाब में लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन को गति प्रदान की। मद्रास, आंध्र में भी स्वदेशी आंदोलन का जोर रहा। 1906 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में सभाएं की गई, छात्रों ने हड़ताल की और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। तिरुनेलवेली जिले के चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिव ने सार्वजनिक सभाएं की और जनता में स्वराष्ट्र तथा स्वदेशी का संदेश प्रचारित किया और जनता को बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप था, ये इतना सरल था कि इसमें कोई भी शामिल हो सकता था। इसमें किसी को हथियार लेकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, किसी को अपना काम छोड़कर दिन भर कहीं बैठने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने सामान्य जीवन में भी एक छोटा सा बदलाव करके, इस आंदोलन में भागीदारी करके राष्ट्र के लिए अपनी भूमिका अदा कर सकता था। और इस स्वदेशी आंदोलन को समझने के लिए सिर्फ आपको स्वदेशी शब्दों को समझना है, यानी कि जितनी भी राष्ट्रीय चीज़ें हैं, राष्ट्र में बनी चीज़ें हैं, उन सभी को अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, चाहे वह विदेशी स्कूल हो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए, या फिर विदेशी कारखाने हों, या फिर विदेशी अधिकारियों के घर जहाँ पर निम्न वर्ग के लोग काम करने जाया करते थे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप आपको समझ में आया होगा। और भी काफ़ी सारे वीडियोस आप एमए की अलग अलग प्लेलिस्ट में अपने हिसाब से देख सकते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। दुनिया में
चींटी से अच्छा उपदेशक कोई नहीं है, वह काम करते हुए खामोश रहती है। यह बात कहते हैं अमेरिकी लेखक व दार्शनिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसीलिए खामोशी से अपना काम करते चलिए, आपका काम आपकी आवाज़ बनेगा। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।